हम लोग इस वीडियो में हिंदी में काव्य खंड के चौथे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है स्वदेशी। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव के हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कवि का परिचय, मतलब इस चैप्टर के कवि कौन है या कविता के कवि कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कवि परिचय में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी चैप्टर में सबसे पहले आपको कवि के बारे में बताते हैं, कवि का परिचय बताते हैं और उसके बाद कहानी या फिर कविता का जो सारांश होता है वह सारांश बताते हैं और उसके बाद हम आपको जो किताब में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में भी देखेंगे कवि का परिचय। तो कवि के परिचय में हम आपको सबसे पहले बता दें कि यह जो चैप्टर है स्वदेशी, तो इस कविता के कवि का नाम है प्रेमघन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वदेशी के रचनाकार हैं प्रेमघन और यह भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। मतलब जो प्रेमघन जी थे वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो प्रेमघन है उनके मासिक पत्रिका का क्या नाम है और उनके साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है। तो आपको बताना है कि प्रेमघन के मासिक पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बिनी और उनके साप्ताहिक पत्रिका का नाम है नागरी नीरद। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। मतलब प्रेमघन की जितनी सारी भी रचनाएं हैं वह सब प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। अब देखिए, आगे कहता है कि प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो प्रेमघन जी ग्रामीण जीवन पर जो अपना काव्य लिखे हैं उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है जीर्ण जनपद। तो बस आपको इतना ही जानना था कवि के परिचय में, इससे अधिक आपको कवि के परिचय में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कविता का सारांश। जो यह कविता है स्वदेशी, इसका सारांश बताते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको बताते हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग इसका सारांश जानेंगे। तो सारांश में हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि प्रेमघन जी हिंदी साहित्य के प्रखर कवि हैं। ये काव्य एवं जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए कि प्रेमघन जी अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। इनकी काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में है। युग के प्रभाव से खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता साफ झलकती है। मतलब इनका जितना भी रचना है उनका सभी का भाषा ब्रज भाषा है या फिर अवधि में है। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे इस कविता के बारे में। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में जो कवि हैं वह राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाकर साम्राज्य एवं सामंतवाद का विरोध किया है। लोगों की सोच उनके कुंठित मानसिकता का परिणाम है। आज विदेशियों वस्तुओं में लोगों की आसक्ति बढ़ गई है। मतलब प्रेमघन कहते हैं कि लोग स्वदेशी वस्तु को छोड़ करके विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं और आज लोगों में विदेशियों वस्तुओं में लोगों की आसक्ति
बढ़ गई है। भारतीयता का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी पाश्चात्य संस्कृति को धड़ल्ले से अपना रहे हैं। कहने का मतलब, पाश्चात्य संस्कृति कहने का मतलब कि जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, मतलब सभी धर्म के लोग आजकल विदेशों वाली संस्कृति को अपना रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं और पठन पाठन, खान पान, पहनावा आदि सभी विदेशियों चीजों की तरह आकर्षित हो रहे हैं। और प्रेमघन जी कहते हैं यहाँ पर कि पठन पाठन से लेकर के, खान पान से लेकर के, पहनावा और हवा तक सभी चीज आज सभी लोग विदेशी चीजों को अपना रहे हैं और विदेशी चीज उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अब चलिए इसके आगे कह रहा है कि आज सर्वस्त्र अंग्रेजी का बोलबाला है। पराधीन भारत की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के नाम लेने से कतराते हैं। यहाँ पर प्रेमघन जी कहते हैं कि आज यह स्थिति हो गया है कि आजकल लोग हिंदुस्तान का नाम लेने से भी कतराते हैं। बाजारों में अंग्रेजी वस्तुओं की भरमार है। स्वदेशी वस्तुओं की हे की दृष्टि से देखते हैं। मतलब आजकल बाजार में सिर्फ विदेशी सामान है। जो भारत में सामान बना हुआ है, जो देसी सामान है, उसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं, मतलब नफरत की दृष्टि से देखते हैं। मतलब कि स्वदेशी वस्तु को लोग पसंद नहीं करते हैं। नौकरी पाने के लिए ठाकुर सुहाती करने में लगे हैं। वस्तुतः यहाँ कवि समस्त भारतवासियों को नव जागरण का पाठ पढ़ाना चाहता है और पराधीन की बेड़ी को तोड़कर एक नया भारत स्थापना करना चाहता है। मतलब कहानी का सारांश आपका यही कहता है। कहानी के सारांश में जो प्रेमघन जी हैं वह यही बताना चाह रहे हैं कि जो सभी भारतवासी है वह नव जागरण का पाठ पढ़िए और जो पराधीनता है उसकी बेड़ी को तोड़ करके एक नए भारत की स्थापना करिए। और वह बताते हैं कि जो विदेशी सामान है उसे छोड़ दीजिए, देसी सामान को अपनाइए। विदेशी पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन सब कुछ छोड़ दीजिए और सभी आप देसी सामान को अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। तो यही आपका कविता के सारांश में कह रहा था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कविता के साथ। कविता के साथ कहने का मतलब कि जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को एक एक करके बारी बारी से बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो यह कविता है और इसका शीर्षक दिया गया है वह कितना सार्थक है, इस बात को स्पष्ट करना है। मतलब इस कविता का शीर्षक क्या है? तो इस कविता का शीर्षक है स्वदेशी। तो इस कविता का जो शीर्षक है स्वदेशी वह कितना सार्थक है, इसे स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वस्तुतः किसी भी गद्य या पद का शीर्षक वह धुरी होता है जिसके चारों तरफ कहानी का भाव घूमते रहता है। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी कहानी का शीर्षक वैसा रहता है जिस पर कि पूरा कहानी या फिर कविता रहता है। तो रचनाकार शीर्षक देते समय उसके कथानक, कथा वस्तु और कथ्य को ध्यान में रखकर ही देता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेशी अपने आप में उपयुक्त है। आपको यहाँ पर लिखना है कि जो प्रस्तुत कविता का शीर्षक है स्वदेशी वह अपने आप में उपयुक्त है। अब क्यों उपयुक्त है? तो क्योंकि पराधीन भारत की दुर्दशा और लोगों की सोच को ध्यान में रखकर इस शीर्षक को रखा गया है। अंग्रेजी वस्तुओं को फैशन मानकर नए समाज की परिकल्पना करते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आज लोग अंग्रेजी वस्तुओं को अपना करके समाज की बदलने की सोच को देखते हैं, समाज की परिकल्पना करते हैं। और देखिए आगे कह रहा है कि रहन सहन, खान पान आदि सभी पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। मतलब रहन सहन से लेकर के खान पान तक सभी कुछ पाश्चात्य देशों का ही अनुकरण कर रहे हैं। मतलब विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी विदेशी वस्तुओं पर ही भरोसा रखते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि आज लोग विदेशी वस्तुओं पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं और स्वदेशी वस्तुएं जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उन पर से भरोसा उठ गया है। उन्हें अपनी संस्कृति विरोधाभास लाती है और कहते हैं कि अब बाजार में सिर्फ विदेशी वस्तुएं ही नजर आती है। भारतीय कहने कहलाने पर अपने आप को हे की दृष्टि से देखते हैं। सर्वत्र पाश्चात्य चीजों का ही बोलबाला है। अतः इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता का जो शीर्षक है वह सार्थक है और समीचीन है। मतलब इस चैप्टर में जो आपको बताया गया है कि कैसे भारत के लोग विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं और यहाँ तक कि अपने आप को भारतीय कहने पर भी वह अपने आप को हे दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के जो यह कविता का शीर्षक पड़ा वह पड़ा स्वदेशी। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जो प्रस्तुत कविता का शीर्षक है वह सार्थक और
समीचीन है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। जो कवि हैं प्रेमघन जी, उनको भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि किसी देश के प्रति वहां के जनता की कितनी निष्ठा है, देशवासी को अपने देश की संस्कृति में कितना आस्था है, यह उसके रहन सहन, बोलचाल, खान पान से पता चलता है। और कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत नजर आते हैं। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर किसी भी देश का रहन सहन, बोलचाल, खान पान सभी कुछ अगर विदेशी जैसा दिखाई पड़े, सभी लोग विदेशी रंग में रंग जाएं, तो वहाँ की खान पान, बोलचाल और हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप यदि अंग्रेजी हो जाए तो फिर आप उसे स्वदेशी नहीं कह सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है, भारत का पहनावा, रहन सहन, खान पान कहीं नहीं दिखाई देता। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भारत का मूल रहन सहन है, मूल पहनावा ओढ़ावा है, वह अब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हिंदू हो या मुसलमान, ग्रामीण हो या शहरी, व्यापार हो या फिर राजनीति, सभी जगह अंग्रेजी का ही जय जयकार है। भारतीय भाषा, संस्कृति, सभ्यता धूमिल हो गई है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। तो इन्हीं सभी चीजों को देख करके जो कवि प्रेमघन हैं वह कहते हैं कि अब भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, बल्कि अब भारत में विदेशी का झलक आता है, विदेशी वस्तुओं के यहाँ पर ज्यादा बोलबाला हो गई है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कवि समाज के लिए वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। कवि समाज के लिए वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में ही शान बात समझता है। मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि भारत में अंग्रेजी बोला जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो उसे लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उत्तर भारत में ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाठ बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। हिंदुस्तान की नाम लेने में संकोच करते हैं। हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात समझते हैं। झूठी प्रशंसा करते हुए फूले नहीं समाते हैं। अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर गौरवान्वित होना अपने देश में प्रचलित हो गया है। और ऐसी प्रचलन को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि आलोचना करते हैं, क्योंकि यह देश हित की बात नहीं है। ऐसा वर्ग देश को पुनः अपरोक्ष रूप से विदेशी दास्तां के बंधन में बांधने को तत्पर हो रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, समाज के लिए आलोचना करते हुए वह कहते हैं कि आजकल भारतीय जो भी लोग हैं वह विदेशी ठाट बाट को अपना रहे हैं, विदेशी बोलचाल को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी बोलने में वह अपनी शान समझते हैं और हिंदुस्तान का नाम भी लेने में वह संकोच करते हैं। हिंदुस्तान कहलाना वह हीनता समझते हैं। झूठी प्रशंसा करने में वह फूले नहीं समाते। मतलब अगर किसी का झूठा प्रशंसा किया जाए तो वह खुश हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के कवि जो है वह समाज के सभी वर्ग की आलोचना करते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। जो कवि हैं वह नगर पर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या बोलते हैं, क्या टिप्पणी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं दिखती। क्योंकि आप अभी तक पढ़े होंगे कविता, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो कविता है वह भारतीय लोगों पर लिखा गया है, भारतीय समाज पर लिखा गया है कि किस प्रकार से भारतीय समाज जो है वह आज विदेशी वस्तुओं को अपना रहा है। तो इसी के ऊपर यह पूरा कविता लिखा हुआ है। तो कवि जो है वो नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं आपको इस क्वेश्चन में हम बताते हैं। तो कवि के अनुसार आज नगर में स्वदेशी की झलक बिल्कुल नहीं है। नगरीय व्यवस्था, नगर का रहन सहन सब पाश्चात्य सभ्यता का अनुगामी हो गया है। बाजार में वस्तुएं विदेशी दिखती है। विदेशी वस्तुओं को लोग चाहकर खरीदते हैं। इससे विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है। मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आजकल लोग देसी वस्तुओं को छोड़ करके विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं। इससे क्या हो रहा है कि विदेशी वस्तुओं को फायदा हो रहा है और विदेशी कंपनियां लाभान्वित हो रही है। स्वदेशी वस्तुओं का बाजार मूल्य कम हो गया है। ऐसी प्रथा से देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव
प्रभाव पड़ रहा है और चतुर्दिक विदेशीपन का होना हमारी कमजोरी उजागर कर रही है। मतलब यहाँ पर प्रेमघन जी कहते हैं कि आजकल लोग विदेशी सामान को अपना रहे हैं, देसी सामान को छोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा और हमें इन सभी चीजों पर ध्यान देते हुए इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। हमें विदेशी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए और हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। और वह नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए और कहते हैं कि आजकल अगर आप दुकान में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, नगर में जाते हैं, शहर में जाते हैं, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही बोलबाला है, विदेशी वस्तुओं का ही भरमार पड़ा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। जो भारतीय नेता हैं उनके बारे में प्रेमघन की क्या राय है। तो देखिए इसका उत्तर जानेंगे कि आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। ठीक है, आजकल के जो नेता हैं वह देश के जो मार्गदर्शक हैं वह भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। मतलब आजकल के नेता भी विदेशी बोलचाल, विदेशी वेशभूषा ही पसंद करते हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। और कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हैं, वह देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे यह संदेह का विषय हो जाता है। धोती कहने का मतलब हुआ कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का मूल पहनावा ओढ़ावा है वह धोती कुर्ताई है। लेकिन आज सारे नेता भी उस चीज को छोड़ चुके हैं और विदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं। तो इसी बात पर टिप्पणी करते हुए यहाँ पर प्रेमघन जी कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश के वेशभूषा को जो नहीं संभाल सकते वह देश को क्या संभालेंगे, इस पर हमें संदेह होता है। और जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। मतलब वैसे नेता जो आजकल दूसरों के समझाने के बजाय खुद भी विदेशी वस्तुओं में रंगे जा रहे हैं, खुद भी विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे हैं, वह कभी भी देश हित की बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे नेताओं से देश हित की उपेक्षा करना बेकार है। तो आपका यही क्वेश्चन कह रहा था कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो हम आपको इस क्वेश्चन में बताए कि प्रेमघन का क्या राय है देश के नेताओं के बारे में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब इसके आगे है 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि कवि ने डोफाली किसे कहा और क्यों कहा। तो जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है इसे हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको 6ठे नंबर के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक अवश्य करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।